नमस्कार विद्यार्थियों। राजनीतिक सिद्धांत इसमें हमने पढ़ा था राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, फिर उसके प्रकार, फिर उसके उपागम। आज हमारे राजनीतिक सिद्धांत का अगला टॉपिक है नव परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। अगला टॉपिक है नव परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। नव परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं? उससे पहले मैंने आपको परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्य और नैतिकता पर बल देता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्य और नैतिकता पर बल देता है। उसके बाद में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्य और नैतिकता पर बल देता है, लेकिन आधुनिक राजनीति शास्त्री जो कहते हैं कि मूल्य और नैतिकता का कोई अर्थ नहीं है। वो कहते हैं कि वर्तमान में ओनली तथ्य या वैज्ञानिकता पर बल देना चाहिए। आधुनिक राजनीति शास्त्री कहते हैं कि वर्तमान में तथ्य और वैज्ञानिकता पर बल देना चाहिए, जबकि परंपरागत राजनीति शास्त्री कहते हैं कि मूल्य और नैतिकता पर बल देना चाहिए, जबकि आधुनिक राजनीति शास्त्री कहते हैं कि तथ्य और वैज्ञानिकता पर बल देना चाहिए। तो इन दोनों के विरोध के बीच, परंपरागत और आधुनिक राजनीति शास्त्र के विरोध के बीच, तो आधुनिक राजनीति शास्त्री तथ्य और वैज्ञानिकता पर बल देते हैं, जबकि परंपरागत राजनीति शास्त्र जो मूल्य और नैतिकता पर बल देते हैं। इन दोनों के विरोध के फलस्वरूप वर्तमान में कुछ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने परंपरागत राजनीति शास्त्र को अपनाया, अर्थात आधुनिक समय में ऐसे विचारक जो अभी भी परंपरागत राजनीतिक शास्त्र को मानते हैं, उन्हें नव परंपरागत राजनीति शास्त्र कहते हैं। तो ऐसे विचारक जो वर्तमान में अभी भी परंपरागत राजनीतिक शास्त्र को मानते हैं, उन्हें नव परंपरागत कहते हैं। तो नव परंपरागत कौन कौन से हैं? नव परंपरागत विचारक कौन कौन से हैं? नव परंपरागत विचारक ऐसे विचारक हैं जो वर्तमान समय में भी परंपरागत राजनीतिक शास्त्र को मानते हैं, अर्थात पुरानी राजनीति शास्त्र को मानते हैं। नव परंपरागत राजनीतिक शास्त्री जिसको परा अनुभववादी नव परंपरागत राजनीतिक शास्त्र को परा अनुभववादी भी कहते हैं। ये शब्द नव परंपरागत विचारक को परा अनुभववादी
ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि परा अनुभववादी किसे कहते हैं। परा अनुभववादी नव परंपरागत विचारधारा को कहते हैं। ये शब्द का प्रयोग किसने किया, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है कि परा अनुभववादी शब्द का प्रयोग किसने किया। तो इस शब्द का प्रयोग रॉबर्ट डहल ने किया। इस शब्द का प्रयोग रॉबर्ट डहल ने किया। इस नव परंपरागत को परा अनुभववादी रॉबर्ट डहल ने इस शब्द का प्रयोग किया। एग्जाम में सीधा ऐसा पूछा आएगा कि नव परंपरागत को परा अनुभववादी किसने कहा। तो नव परंपरागत को परा अनुभववादी रॉबर्ट डहल ने कहा। या ऐसा भी पूछा जा सकता है, एक लाइन वाले क्वेश्चन में ये लिखा जा सकता है परा अनुभववादी, तो इसमें लिखना है कि परा अनुभववादी नव परंपरागत ऐसे विचारक है जो नव परंपरागत विचारक है जिसका प्रयोग रॉबर्ट डहल ने किया। अब ऐसे विचारक जो नव परंपरागत विचारधारा को मानते हैं, तो ऐसे विचारकों में माइकल ऑक्सफोर्ड, दूसरा एरिक वोएगलिन और तीसरा विचारक है बंटा जूनियल। और चौथा विचारक जिसका नाम है डांटे जर्मनी। और पांचवा विचारक जिसका नाम है सिबली। कुछ विचारक हैं जिन्होंने नव परंपरागत इस सिद्धांत को माना, जिसमें सिबली, लियो स्टोर, मैगलेन और बकल। ये कुछ विचारक हैं जिन्होंने नव परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन किया। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसी से आता है, नव परंपरागत विचारक कौन कौन से हैं। सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नव परंपरागत से संबंधित विचारक कौन कौन से हैं, उसने कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो नव परंपरागत विचारक माइकल ऑक्सफोर्ड, एरिक वोएगलिन, बंटा जूनियल, डांटे जर्मनी, सिबली, लियो स्टोर, मैगलेन और बकल। ये विचारक ऐसे हैं जिन्होंने नव परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन किया है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि वर्तमान में भी राजनीतिक सिद्धांत जीवित है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को मानने वाले विचारक कहते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को वापस जन्म इन विद्वानों ने दिया कि वर्तमान में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है, अर्थात वो अभी भी जीवित है। तो इसमें सबसे पहले हमारा विचारक है माइकल ऑक्सफोर्ड ने क्या कहा नव परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। माइकल
ऑक्सफोर्ड ने क्या कहा है। माइकल ऑक्सफोर्ड कहता है कि हमें रीति रिवाज, हमारे जितने भी रीति रिवाज है और इनसे संबंधित जो परंपराएं हैं, इनका हमें अधिक से अधिक पालन करना चाहिए, क्योंकि रीति रिवाज और परंपराएं नैतिकता और मूल्य को जन्म देती है। इन्हीं से समाज में सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहती है। माइकल ऑक्सफोर्ड कहता है कि हमें अधिक से अधिक रीति रिवाज का पालन करना चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करने से हमें नैतिकता और मूल्य पर बल दिया जाता है और इन्हीं से समाज में सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहती है। अगर हम रीति रिवाज और परंपराओं का उल्लंघन करेंगे या उपेक्षा करेंगे तो इससे मानव जगत, मानव समाज अनेक समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है। मानव समाज को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माइकल ऑक्सफोर्ड ने नव परंपरागत विचारधाराओं में रीति रिवाज और परंपराओं पर अधिक से अधिक बल दिया और कहा कि हमें इनका अधिक से अधिक पालन करना चाहिए, ताकि समाज में नैतिकता और मूल्य बना रहे और समाज हमें सुरक्षा की दृष्टि से देखे। इस प्रकार माइकल ऑक्सफोर्ड सही कहता है। माइकल ऑक्सफोर्ड ये भी कहता है कि जो वैज्ञानिकता और तर्क बुद्धिवाद आई, इनसे रीति रिवाज और परंपराओं पर प्रभाव पड़ा है। जितने भी वैज्ञानिक आई, टेक्नोलॉजी आई, इससे रीति रिवाज पर प्रभाव पड़ा है। वर्तमान समय में जो भी घटना घटती है वो सिर्फ नई तकनीकें और वैज्ञानिकता की वजह से ही घटती है। जो पुराने समय में जो रीति रिवाज थे, जो परंपराएं थी, उस समय कोई भी ऐसी घटना या अपराध नहीं होते थे, लेकिन वर्तमान में अधिक से अधिक अपराध इसी वैज्ञानिकता और तकनीकी वजह से हो रहे हैं। तो माइकल ऑक्सफोर्ड कहता है कि हमें वैज्ञानिकता और तर्क इसको कम से कम मानना चाहिए और रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करना चाहिए। जो हमें समाज बांध के रखता है इन रीति रिवाजों पे, उनका पालन करना चाहिए। इसी से समाज हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम कह सकते हैं कि माइकल ऑक्सफोर्ड एक नव परंपरागतवादी विचारक है, जिसने अभी भी वर्तमान समय में जितने भी परंपरावादी समर्थक हैं उनका भी साथ दिया है। तो ये था माइकल ऑक्सफोर्ड के बारे में। इसके बाद में नव परंपरागत में अगला विचारक है एरिक वोएगलिन। अगला विचारक एरिक वोएगलिन भी इसी तरह मूल्य और नैतिकता पर बल देता है। एरिक वोएगलिन ये भी इसी तरह मूल्य और नैतिकता पर बल देता है। ये भी नव परंपरावादी विचारक है जो मूल्य और नैतिकता पर बल देता है। ये कहता है कि समाज में मूल्य और नैतिकता से व्यवस्था बनी रहती है। ये कहता है कि समाज में मूल्य और नैतिकता से व्यवस्था बनी रहती है। ये कहता है कि मूल्य और नैतिकता से व्यवस्था बनी रहती है। अगर हम मूल्य और नैतिकता के पतन की बात करें तो ये व्यवस्था समाज में, तो ये व्यवस्था का
अव्यवस्था बन जाएगी। अर्थात एरिक वोइगलिन भी नव परंपरागतवादी विचार का समर्थन करता है। ये कहता है कि मूल्य और नैतिकता से समाज में व्यवस्था बनी रहती है। अगर हम मूल्य और नैतिकता के पतन की बात करें तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य, नैतिकता, संस्कार इनको बढ़ावा देना चाहिए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव का अस्तित्व, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव का अस्तित्व नैतिकता पर निर्भर करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भी अभी वर्तमान समय में मानव का अस्तित्व है सिर्फ नैतिकता पर ही निर्भर करता है। अगर हम नैतिकता पर निर्भर नहीं करते तो मानव समाज कब का समाप्त हो जाता। ये समाज में अव्यवस्था फैल जाती, अपराध की घटनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती। तो हम कह सकते हैं हमें मूल्य और नैतिकता को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। इस आधार पर हम कह सकते हैं मूल्य, नैतिकता इनको अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। अगला विचारक है अपना बंटा दा जूनेल। अगला विचारक है बंटा दा जूनेल। ये बंटा दा जूनेल वर्तमान समय में नव परंपरागतवादी विचारक है और ये अमेरिका का निवासी है। वर्तमान समय में अमेरिका का निवासी है और ये नव परंपरागत साधनी शास्त्री का समर्थन करता है और ये कहता है कि अगर मूल्य और नैतिकता पर बल दिया जाए और व्यवहारवाद की कठोर आलोचना की जाए तो हमें नव परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को बढ़ावा मिल सकता है। कहता है कि हमें मूल्य नैतिकता पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए और इससे क्या होता है कि व्यवहारवाद का हमें आलोचना करनी चाहिए। इससे समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। और ये रूसो की तरह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है। ये रूसो की तरह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है। अर्थात ये बंटा दा जूनेल सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन करता है। सामाजिक समझौते सिद्धांत को मानने वाले विचारक रूसो, होब्स, लॉक, रूसो, कोटले, ये सारे विचारक ऐसे हैं जो सामाजिक समझौते को मानने वाले। ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति समाज के द्वारा एक समझौते से हुई है। अर्थात बंटा दा जूनेल भी सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि समाज की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति समाज के सामाजिक समझौते से हुई है। ये विचारक भी मूल्य और नैतिकता पर बल देते हैं। अगला विचारक है डाटे जर्मनी। अगला विचारक है डाटे जर्मनी। ये प्रत्यक्षवाद की आलोचना करता है और कहता है कि व्यवहारवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण मूल्य, नैतिकता, संस्कार जितने भी हैं इनका पतन हुआ है। ये कहता है कि डाटे जर्मनी की व्यवहारवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण मूल्य और नैतिकता का पतन हुआ है और इसी कारण विचारधाराओं की शक्तियाँ संघर्ष के कारण शीत युद्ध, जिसको भौतिकवाद भी कहा है, को बढ़ावा दिया जा रहा है और नैतिकता की उपेक्षा की जा रही है। अर्थात शीत युद्ध के कारण
शीत युद्ध के कारण भौतिकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था और इसी के कारण नैतिकता की उपेक्षा की जा रही थी। इस आधार पर डाटे जर्मनी का एक प्रसिद्ध कथन है कि अभी सारा खेल खत्म नहीं हुआ है। डाटे जर्मनी कहता है कि अभी सारा खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आज भी अनेक नव परंपरागतवादी विचारक मूल्य और नैतिकता पर बल देते हैं। डाटे जर्मनी कहता है कि अभी भी सारा खेल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी अनेक नव परंपरागत विचारी मूल्य और नैतिकता पर बल देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का पुनः उत्थान हो रहा है या वापस जीवित हो रहा है। इसका प्रसिद्ध कथन है कि अभी भी सारा खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी सारा खेल खत्म नहीं हुआ है। अर्थात परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है, क्योंकि नव परंपरागत विचारधाराओं ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पुनः उत्थान या पुनः जीवित किया है। इसके बाद में अगला विचारक है अपने बकल। अगला विचारक है बकल। बकल बकल का प्रसिद्ध कथन है कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान कहना तो दूर की बात है, ये कलाओं में भी पिछड़ी कला है। बकल कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत को विज्ञान कहना तो दूर की बात है, ये कलाओं में भी पिछड़ी कला है। अर्थात मैंने आपको पहले बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत के दो प्रकार होते हैं। कितने? दो प्रकार होते हैं। एक परंपरागत और दूसरा आधुनिक। तो मैंने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को अन्य नामों से भी या इसके अन्य नाम भी बताए। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अन्य नाम मानपरक राजनीतिक दर्शन, ये तो है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अन्य नाम। इसी प्रकार आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अन्य नाम बताइए। राजनीति विज्ञान, व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद, ये कुछ आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अन्य नाम थे। तो बकल कहता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको विज्ञान, जो राजनीतिक शास्त्र है उसको विज्ञान कहना तो दूर की बात है, ये कलाओं में भी पिछड़ी कला है। अर्थात राजनीतिक शास्त्र को बकल कहता है कि ये विज्ञान नहीं है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को मानने वाले विचारक इसको राजनीतिक विज्ञान कहा है। तो बकल कहता है कि राजनीतिक शास्त्र विज्ञान नहीं है, अर्थात ये कलाओं में भी पिछड़ी कला है। इस आधार पर, इस कथन के आधार पर बकल का अर्थ है कि, बकल के कहने का अर्थ है कि ये राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है, वर्तमान में भी जीवित है, अर्थात पुनः उत्थान हुआ है। जबकि राजनीतिक सिद्धांत जिसके दो भाग थे, परंपरागत और आधुनिक, कहता है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं हुआ है, ये अभी भी जीवित है, अगर पुनरुत्थान है। ये राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान नहीं है।
ये कलाओं में भी पिछड़ी कला है। तो इस आधार पर बकल नव परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करते हैं, अर्थात परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को पुनः जीवित करते हैं या पुनः उत्थान करते हैं। इसके बाद में अगला विचारक है मेटलेन। इसके बाद में अगला विचारक है मेटलेन। मेटलेन कहता है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र को देखता हूं तो मुझे प्रश्न पत्र को देख के नहीं, इसके शीर्षक को देख के हैरानी होती है। मेटलेन कहता है कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को देखता हूं तो मुझे प्रश्न पत्र को देखकर नहीं, जबकि राजनीतिक विज्ञान के शीर्षक को देखकर हैरानी होती है या खेद होता है। अर्थात मेटलेन कहता है कि राजनीतिक विज्ञान जिसका शीर्षक को देखकर मुझे हैरानी होती है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में अभी तक राजनीतिक विज्ञान नहीं आया, अर्थात व्यवहारवाद या तथ्य नहीं आया, राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिकता ने बढ़ावा नहीं मिला। तो इस आधार पर मेटलेन का कहना है कि ये नव परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करता है, और इसी समर्थन के आधार पर मेटलेन का प्रसिद्ध कथन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेटलेन का प्रसिद्ध कथन क्या है। मेटलेन कहता है कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को देखता हूं तो मुझे प्रश्न पत्र को नहीं, उसके शीर्षक को देख के हैरानी होती है या दुख होता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, तो ये कथन मेटलेन का है। और मेटलेन किसका समर्थन करता है, तो मेटलेन नव परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करता है। एग्जाम में लिखना है नव परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करता है। मेटलेन का प्रसिद्ध कथन कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को देखता हूं तो मुझे प्रश्न पत्र को देख के नहीं, इसके शीर्षक को देख के हैरानी होती है, इसके शीर्षक को देख के हैरानी होती है, अर्थात दुख होता है या खेद होता है। तो मेटलेन भी नव परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करता है। इसके बाद में है सिबली। अगला विचारक है सिबली। सिबली कहता है, सिबली एक नव परंपरागत विचारक था। सिबली ये भी नव परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करता है और कहता है कि व्यवहारवाद की आलोचना करना निम्न दो कारण से की जा सकती है, क्योंकि व्यवहारवाद के कारण आज मूल्य और नैतिकता का पतन हुआ है और इसी मूल्य और नैतिकता की वजह से कला और संस्कृति की भी पतन हुआ है। तो ये कहता है कि व्यवहारवाद के कारण मूल्य और नैतिकता का पतन हुआ है, इसी मूल्य और नैतिकता का पतन हुआ है, इसकी वजह से आज कला और संस्कृति का भी पतन हो रहा है। इसी व्यवहारवाद के कारण कला और संस्कृति का भी पतन हो रहा है, जबकि कला और संस्कृति भी ही राजनीतिक शास्त्र को प्रभावित करती है। अर्थात जितने भी सिद्धांत बने हैं वो राजनीतिक शास्त्र में कला और संस्कृति की वजह से बने हैं। तो सिबली भी एक नव परंपरागत विचारक था जिसने कहा है कि व्यवहारवाद के कारण मूल्य और नैतिकता का पतन हुआ है और व्यवहारवाद के कारण ही कला और संस्कृति का भी पतन हुआ है। तो कला और संस्कृति किससे संबंधित है, राजनीतिक सिद्धांत से। अगर कला और संस्कृति का पतन हो जाएगा तो राजनीतिक सिद्धांत का भी पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार
इस प्रकार सिबली कहता है कि हमें नव परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन करना चाहिए और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को बढ़ावा देना चाहिए, उसका पुनरुत्थान करना चाहिए। इस आधार पर सिबली का प्रसिद्ध कथन कला और संस्कृति को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति को प्रभावित करता है। अगर कला और संस्कृति का पतन हो जाए तो राजनीतिक सिद्धांत का भी पतन हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर सिद्धांत या विचारधारा या अवधारणाएं कला और संस्कृति की वजह से ही बड़ी है अर्थात बनी हुई है। अपना अगला विचारक है लियो स्टोस। लियो स्टोस ये अमेरिका के दार्शनिक थे। और ये भी नव परंपरागतवादी विचारक है। और ये कहते हैं कि हमें व्यवहारवाद की आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि व्यवहारवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण हमें मूल्य और नैतिकता का पतन हो रहा है। इस वजह से कहता है कि हमें व्यवहारवाद की आलोचना करना चाहिए। व्यवहारवाद के बढ़ते प्रभाव को लियो स्टोर ने गटर की विजय कहा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गटर की विजय शब्द किसके लिए संबोधित किया है? व्यवहारवाद के लिए कहा है कि जितना व्यवहारवाद बढ़ रहा है वो गटर की विजय के समान है। अर्थात कहता है कि व्यवहारवाद सभी मूल्यों को समान मानता है, जबकि कुछ मूल्य उच्च हो सकते हैं, कुछ निम्न हो सकते हैं। व्यवहार कहता है कि व्यवहारवाद सभी मूल्य को समान मानता है। कहता है कि व्यवहारवाद सभी मूल्य को समान मान सकता है, जबकि मूल्य उच्च और निम्न नहीं हो सकते। इसी वजह से लियो स्टोर ने व्यवहारवाद को गटर की विजय नाम से संबोधित किया। इसने अपनी पुस्तक थॉट ऑन मैकियावेली इस पुस्तक में लिखा है कि मैकियावेली जैसे विचारक शक्ति पर बल देकर राजनीति पर नैतिकता की अवहेलना की है, जिसने परंपरागत राजनीति सिद्धांत का पतन हुआ है। लियो स्टोर, जिसकी पुस्तक का नाम है थॉट ऑन मैकियावेली, इसमें कहता है कि मैकियावेली जैसे विचारक शक्ति पर बल देकर नैतिकता की अवहेलना की है, जिसके कारण राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। और इसकी अगली पुस्तक ऑन प्लेटो ऑन सुकरात। इस पुस्तक में कहते हैं कि प्लेटो और सुकरात जैसे विचारक मूल्य, नैतिकता, संस्कार जैसे बल देता है, और कहता है कि इन्हीं की वजह से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत बना हुआ है। इनकी वजह से ही परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत बना हुआ है। लियो स्टोर ने तीन बातें बताई। कहता है कि व्यवहारवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण नैतिकता और मूल्य इनकी कमी आई है। अर्थात व्यवहारवाद के बढ़ते कारण लियो स्टोर ने व्यवहारवाद के बढ़ते प्रभाव को गटर की विजय कहा है। अर्थात इस पे काफी समय तक विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। गटर की विजय शब्द का संबोधित लियो स्टोर ने किया है, और ये किस पे किया है?
व्यवहारवाद की आलोचना की है और कहा है कि इस पे अधिक समय तक विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। और अगली पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय की थॉट ऑन मैकियावेली। इस पुस्तक में लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है कि मैकियावेली ने राजनीति में शक्ति को बढ़ावा देकर नैतिकता और मूल्य का पतन किया है, जिसकी वजह से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। उसकी अगली पुस्तक ऑन प्लेटो और सुकरात। इस पुस्तक में कहा है कि प्लेटो और सुकरात जैसे विचारक मूल्य और नैतिकता पर बल दिया है, जिसके कारण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को बढ़ावा मिला है। प्लेटो और सुकरात, इसकी वजह से परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को बढ़ावा मिला है। और थॉट ऑन मैकियावेली, इस पुस्तक में लियो टॉल्स्टॉय ने मैकियावेली की आलोचना की है और कहा है कि मैकियावेली ने राजनीति में शक्ति पर बल देकर परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का पतन किया है। ये तो हो गए कुछ नव परंपरागतवादी विचारक। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है और वैज्ञानिक आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक मैकियावेली को माना जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का जनक, तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक मैकियावेली को माना जाता है। इसी प्रकार वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान का जनक होब्स को माना जाता है। वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान का जनक होब्स को माना जाता है। ये तो हो गए कुछ जनक। राजनीति विज्ञान का पिता या जनक अरस्तु को माना जाता है, जबकि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक मैकियावेली को माना जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक मैकियावेली को माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान का जनक होब्स को माना जाता है। तो लियो टॉल्स्टॉय के कहने पर, लियो टॉल्स्टॉय जो नव परंपरागतवादी विचारक था, लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी पुस्तक थॉट ऑन मैकियावेली, इस पुस्तक में लियो टॉल्स्टॉय ने मैकियावेली की आलोचना कर कहता है कि मैकियावेली ने शक्ति पर बल देकर, कहता है कि मैकियावेली शक्ति पर बल देकर